मैक्सिमम क्वेश्चंस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बेटा, आप लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर एक वन शॉट न्यूक्लियाई चैप्टर पे भी बना दीजिए ताकि हम सीरियसली मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें इस चैप्टर से। और बेटा, आप सबने देखा है कि 2021 में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2020 में भी दोनों फेज में 2-2 क्वेश्चंस थे, तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। और मेरी कोशिश ये रही है बेटा कि मैं आपको बहुत खूबसूरत वीडियोस ना दूं, बट एम्पावर करने वाला वीडियो जरूर दूं कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। तो चलिए, आपका वक्त बर्बाद किए बिना सीधा शुरू करता हूं न्यूक्लियाई चैप्टर। बेटा, इस चैप्टर में सबसे पहले एक छोटा सा शॉर्टकट आपके लिए लाया हूं। जिन बच्चों को आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो जाता है, उनके लिए पैन नंबर लाया हूं। PAN। आइसो मीन सेम, सेम P सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A सेम मतलब मास नंबर सेम, और N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो आई होप कि आप पैन के जरिए आप इस कैटेगरी को हैंडल कर लेंगे। बेटा, यहां पर कुछ डेटा मैंने लिखा है। ज्यादातर एग्जाम में ये जो डेटा है ये दिया जाता है, लेकिन कई एग्जाम्स में इसके डेटा को नहीं भी दिया जाता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑथर्स सोच सकते हैं कि ये डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन कि ये डेटा आपके दिमाग में हो तो बेहतर होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.000 3 जीरोस एंड 55 यूनिट, and mass of proton 1.0073 unit, mass of neutron 1.0086 unit, and बेटा 1 यूनिट की जो वैल्यू है बेटा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है, और एनर्जी इक्विवेलेंट के टर्म में इसकी वैल्यू 931.5 MeV होता है बेटा। तो आपको ये डेटा याद होना चाहिए। फैक्ट्स हैं बट बेहद जरूरी है बेटा। आगे चलें बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। बेटा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है न्यूक्लियस का, उसका साइज जो है वो रफली a⁻⁴ पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से एम्पिरिकली ये फॉर्मूला आया बेटा हमारे पास में, R इज इक्वल टू R0 a⁻⁴। अब a की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं तो R की वैल्यू R0 के बराबर आ जाएगी, यानी कि ये 1H1 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की साइज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी होता है। तो कोई एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का साइज क्या है, आर नॉट की वैल्यू पूछने के बजाय। तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। और बेटा, इसके अंदर a⁻⁴ दिया गया है, तो चूंकि क्यूब रूट निकालने में बच्चों को दिक्कत होती है, इसीलिए जब भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर परफेक्ट क्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। और बेटा, न्यूक्लियर डेंसिटी निकालना है तो मास अपॉन वॉल्यूम लेंगे। अब मास में आपको क्या लेना है बेटा, मास नंबर A, और वॉल्यूम में क्या लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और R की जगह पे आप R0 a⁻⁴ लेंगे। तो यहां पर A है, देखिए, और यहां पर a⁻⁴ का क्यूब है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के A कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट बचेगा बेटा वो क्या बच जाएगा, हमारा जो रिजल्ट बचेगा वो आ जाएगा 3/4 पाई R0 क्यूब। तो कोई एग्जाम में आपसे ये वाली डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी भी पूछ सकते हैं, और ये वाला फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। बारीकी से वन शॉट को भी पढ़ें तो बहुत कम समय में आप मैक्सिमम फुल प्रूफ तैयारी कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश है इस वन शॉट के जरिए। आगे चले बेटा। बेटा, एक क्वेश्चन भी साथ में देख लेते हैं। If radius of 13Al27, 27 is perfect cube, 3 का cube है, nucleus is taken to be RAL, then the radius of 53 tellurium 125, 5 का cube, nuclei is nearly। तो बेटा हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R tellurium अपॉन R AL इज इक्वल टू बेटा 4/3, और ये सारी चीजें जो कांस्टेंट्स ये सब तो कट जाएंगे। तो बचेगा क्या बेटा हमारे पास में, ये सीधा सीधा बचेगा, टेलेरियम है तो 125 टू द पावर 1/3 अपॉन एल्यूमिनियम है तो 27 टू द पावर 1/3। तो ये आ जाएगा बेटा 5/3। तो आपका आंसर होना चाहिए आर टेलेरियम इज इक्वल टू 5/3 आर एल्यूमिनियम। आगे चले बेटा। बेटा,
अगला कैटेगरी है प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल P या H से हम डिनोट करते हैं। और बेटा ये एक स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसका मास जो होता है बेटा न्यूट्रॉन से थोड़ा सा कम, और इलेक्ट्रॉन से बेटा अगर कंपेयर करें तो इसका मास 1836 टाइम्स होता है, सबको पता है मेरे ख्याल से। और बेटा इसका क्वार्क कॉम्पोजिशन UUD होता है, वेयर U इज अप क्वार्क, D इज डाउन क्वार्क। अप क्वार्क में +2e/3 चार्ज होता है, डाउन क्वार्क में -e/3 चार्ज होता है। तो दो अप क्वार्क +2/3 इंटू 2 +4/3e, और एक डाउन क्वार्क -e/3, तो +4/3 -e/3 विल गिव यू +e चार्ज। तो इस तरह से इसके ऊपर +e चार्ज आता है बेटा। और बेटा एक न्यूक्लियर रिएक्शन, हालांकि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में अपने आप कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ खास कंडीशंस में इसका कन्वर्जन न्यूट्रॉन में होना पॉसिबल है। और उसमें जो रिएक्शन होता है, बेसिक रिएक्शन, अगर ये याद होगा तो बीटा डीके का कोई भी रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आप बेटा उसको हैंडल कर पाएंगे अगर ये बेसिक आपको आता है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा यहाँ पर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल में कन्वर्ट हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकलता है, जो कि एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और बेटा एंटी पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल का मास तो सेम होता है, लेकिन चार्ज और स्पिन ऑपोजिट होते हैं बेटा। और चूंकि ये एंटी पार्टिकल निकला है, इसलिए न्यूट्रिनो निकलता है जो खुद एक पार्टिकल है। और राइट, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल है, क्योंकि आपने देखा कि प्रोटॉन जो उसका मास न्यूट्रॉन से कम है, तो कम मास से ज्यादा मास अपने आप कैसे बन जाएगा? तो इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ स्पेशल कंडीशंस। आगे चलता हूं बेटा। न्यूट्रॉन, बेटा न्यूट्रॉन का जो सिंबल है वो N है, और इसकी क्वार्क कॉम्पोजिशन UDD है बेटा। UDD जो लिया गया है यहाँ पर बेटा, इसमें U हो गया +2/3e, और 2D हो गए तो -e/3 इंटू 2, तो सब मिलाकर के 0 हो गया बेटा। और न्यूट्रॉन एक अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल है बेटा। इसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। और इसका जो हाफ लाइफ है बेटा वो 12 मिनट का, और मीन लाइफ अप्रोक्सीमेटली 1000 सेकेंड का होता है। अच्छा बेटा, आप इसको ध्यान से देखें। अब बेटा यहां पर पॉजिट्रॉन निकला था, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ था, तो साथ में न्यूट्रिनो निकला था। अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन निकला है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो है। तो यानी कि एंटी पार्टिकल तो पार्टिकल, पार्टिकल तो एंटी पार्टिकल। इस तरह से इस मॉडल को सिमेट्री से याद रखेंगे तो एग्जाम में आप बीटा एमिशन का कोई भी केस दिया जाए, आप इस बेसिक मॉडल को लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं बेटा। अगला है मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए बेटा ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसके बगैर आगे के कॉन्सेप्ट्स आपको सुपरफिशियली तो समझ में आ जाएंगे, बट रियलिटी में क्या हो रहा है ये समझने में काफी दिक्कत होती है। इसको समझाने के लिए मैं एक कंपनी बनाई जा रही है जिसमें 4 लोग पार्टनर हैं, मैं उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो बेटा एक कंपनी बनाने के लिए मान लीजिए 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो 4 लोगों ने मिलकर के 50-50 लाख रुपए लगाए और एक कंपनी बना दिया। अब कंपनी बनाई जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होगा, एम्प्लॉय पे खर्च होगा, तो तरह तरह की चीज़ों के मिसलेनियस खर्च होंगे, तो ज़्यादातर पैसे खर्च हो गए। अब जो कंपनी में जो पार्टनर्स हैं वो अब अलग तभी हो सकते हैं जब उनके हिस्से का पैसा उनको वापस मिल जाए। तो उसी तरह से जब न्यूक्लियस बन रहा होता है बेटा, तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स है जब वो उसके अंदर जोड़ते हैं साथ में, तो अपने अपने मास का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, जो एनर्जी में कन्वर्ट होकर के रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। जस्ट लाइक कंपनी बनाते वक्त पैसे खर्च हो गए। अब अगर उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकलना है, तो वो अपने हिस्से का मास आई मीन एनर्जी वापस मांगेगा। तो उतनी एनर्जी उसको जब तक दी ना जाए जो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में लिया जाता है, तब तक वो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन बाहर नहीं आ सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो मास डिफेक्ट जो, जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई गिव्स यू z, तो x और y का टोटल मास z के मास से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो इसका टोटल मास माइनस z का मास, बेटा ये जो मास का डिफरेंस आया इसको हम मास डिफेक्ट के
नाम से जानते हैं बेटा। आगे चले। अब बेटा ये जो मास डिफेक्ट है इसको पर यूनिट न्यूक्लियॉन अगर मैं ले लूं तो इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और उसी को अगर मैं सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो ये हो गया टोटल एनर्जी जो रिलीज हुआ है डिवाइडेड बाय ए, दैट विल गिव यू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। याद रखिए बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, जो नेगेटिव हो गया है एनर्जी स्टेबलाइजेशन करने के लिए उतनी एनर्जी आप देंगे तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स जो है वो अलग हो पाएंगे बेटा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस को हम उतना ज्यादा स्टेबल मानते हैं बेटा जी। और एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। तो यहां पर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर के एक हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं। अब जब मैं मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन अभी लर्न करवाया आपको, जब हमने यहां पर पुट किया तो वो इतनी वैल्यू आ रही है और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इतनी होती है। जब दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो 0.29, तो वो 0.0292 यूनिट आ रहा है बेटा, और उसको 931.5 MeV से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 27.2 MeV आ जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटरवोवन हैं। आगे चलता हूं बेटा, कुछ क्वेश्चंस देख लें नीट में जो इस कैटेगरी में पूछे गए हैं। ऑलराइट, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस, तो बेटा डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर लेना है बेटा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। तो 0.5 ग्राम है बेटा, तो हाफ इंटू ग्राम में है तो 10 टू द पावर -3 इतना केजी इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये स्पीड ऑफ लाइट, इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9/2, 9/2 4.5, 4.5 देखिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ। पावर देखना है तो 16 - 3 इज 13, तो 13 फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे चले बेटा। नेक्स्ट, a nucleus with mass number 240 breaks into two fragments, each of mass number 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is this, while that of the fragments is 8.5 MeV. The total gain in the binding energy of the process is, तो बेटा इनिशियल एनर्जी जो थी वो कितनी थी 240 इनटू हर एक का 7.6 पर न्यूक्लियन है ना बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू 7.6, ये इतनी एनर्जी हो गई बेटा। और उसके बाद अब बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये, अब इसको तोड़ा गया है 120 मास नंबर के दो कैटेगरी में, तो ई फाइनल जो होगा बेटा वो 2 इंटू 120 और इनटू, देखिए इसकी एनर्जी कितनी है बेटा फ्रैगमेंट्स की, तो ये 8.5 MeV है, तो पहले भी MeV में लिया गया था। तो आपको जो यहाँ पर डेल्टा ई जो लेना है यहाँ पर बेटा, बेटा याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से फाइनली डिवाइड ना करें, क्योंकि इसने टोटल एनर्जी की चर्चा की है ना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास में 240 कॉमन है इंटू 8.5 माइनस 7.6। देखिए बेटा बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है और इसीलिए मैंने सीधा बड़ा माइनस छोटा लगाया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, कॉमन सेंस सबसे ऊपर होता है क्योंकि पूरी फिजिक्स कॉमन सेंस से ही निकली है। अब 8.5 माइनस 7.6 इज 0.9, 0.9 से 240 को मल्टीप्लाई करना है, 240 में से हम 24 घटा देंगे 216, तो 216 MeV। कैलकुलेशन की जरूरत थी ना, ये दिमाग काफी है। आई होप यू गॉट द आंसर। आगे चलें बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 3Li7 and 2He4 nuclei are blah and blah respectively. In the value of energy Q released in the nuclear reaction blah is. तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन का आपको बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियन है और एक न्यूक्लियन एक्सचेंज किसके साथ करेगा, किसके साथ पार्टनरशिप करेगा, है ना। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर ई इनिशियल इज इक्वल टू आपको लेना है 7 इंटू 5.6 MeV
एंड ई फाइनल आपको लेना है बेटा, देखिए यहाँ पे 2He4 है, तो 4 इंटू 7.06 MeV। अब बेटा इसका डिफरेंस निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी निकालते वक्त हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना है। तो बेटा इसमें आप देखिए ये दोनों ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, है ना बेटा। तो आप अप्रोक्सीमेशन रफ करके यहाँ पर गड़बड़ शायद कर सकते हैं, और इसलिए पेन पेपर उठा करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जब सॉल्व करेंगे तो 17.3 MeV आ रहा है। आगे चलें बेटा। बेटा अगला कैटेगरी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व और बी कर्व। बेटा वन शॉट है और इस कैटेगरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में, और इसीलिए मैं इस कैटेगरी को आपको उतना ही बताऊंगा जिससे आपका बहुत ज्यादा वक्त ना जाए। वरना इस कैटेगरी में तो पूरे यूनिवर्स की स्टार्स का जन्म से लेकर के उसके डेथ तक की यूनिवर्स में ज्यादातर चीजों की फॉर्मेशन और डेथ ऑफ द मैटर, ब्लैक होल, सबके कॉन्सेप्ट इसके अंदर छुपे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और बेटा इस कैटेगरी से ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी बने ही नहीं हैं, शायद लोगों की नज़र उस कैटेगरी पर नहीं पड़ी है। तो बेटा ये जब मैं मेन लेक्चर्स इस पर लेकर के आऊँगा तब इसमें डिटेल में मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा बेटा। बेटा फिलहाल में इसको जितनी ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चंद दिन बचे हैं, वही सिर्फ सिखा रहा हूँ। आगे चलता हूँ बेटा, अगर कभी मौका मिले तो मेरा डिटेल लेक्चर आप इस चैप्टर पे दोबारा कभी देख लेंगे। आगे चलता हूँ बेटा। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो है बेटा 1H2 से शुरू होता है, ड्यूटेरियम से, ना कि हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही न्यूक्लियन है, तो किसके साथ एक्सचेंज करेगा? तो जब पार्टनरशिप करेगा नहीं, तो इसीलिए वहां पर एक्सचेंज एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। तो बाइंडिंग एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट कम से कम 2 न्यूक्लियॉन्स होने चाहिए, वहां से शुरू होता है, और इसीलिए ड्यूटेरियम से ये ग्राफ शुरू होता है। अब ये ग्राफ जब बढ़ता है बेटा, तो ड्यूटेरियम के बाद ट्राइटियम आया, फिर आप देखिए ध्यान से, हीलियम पर बेटा जाकर के इसका एक स्पाइक आया, फिर घट गया बाइंडिंग एनर्जी। इसके बाद फिर कार्बन पे स्पाइक आया, फिर ऑक्सीजन पे, फिर सल्फर पे, और फाइनली आयरन पर। और उसके बाद नियरली काफी हद तक ये स्टेबल रह करके बेटा, और उसके बाद बाद में धीमे धीमे ये घटता चला गया है। नेक्स्ट बेटा, बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की मैक्सिमम वैल्यू 8.75 MeV होती है, जो आयरन की होती है। दुनिया की कई बेहतरीन किताबें निकेल भी लिखती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों एलिमेंट को मैक्सिमम की जगह दी गई है? ये हो सकता है क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या 56 होनी चाहिए। तो आइसोटोप्स पढ़े हैं, आइसोटोन्स पढ़े हैं, आइसोबार्स पढ़े हैं आपने। तो निकेल का कोई ऐसा आइसोबार जो आयरन के आइसोबार 56 से मैच कर रहा हो, दोनों के मास नंबर सेम हो, तो ऐसा पॉसिबल है। तो बेटा ऑथर किस पॉइंट को रेफर करते हुए क्वेश्चंस को बना रहा है कांट से? आगे चले। ओके, नाउ ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है बेटा, दे फ्यूज, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है बेटा, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। बाइंडिंग एनर्जी कम मतलब पार्टनरशिप जब कंपनी की गई तो थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट किया गया, तो वो पार्टनरशिप जल्दी टूट जाएगा, वो अनस्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी मतलब उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए। इसको सही मायने में इस ग्राफ को समझने के लिए इस ग्राफ को उल्टा कर दीजिए। तो ग्राफ उल्टा करने पे आप देखेंगे कि आयरन का सबसे कम है एनर्जी। आपने पहले ही ये बेसिक्स पढ़ा हुआ है बेटा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होता है जब एनर्जी मिनिमा के कंडीशन पर आता है। तो इसीलिए आयरन सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 56 वाला आइसोटोप, और निकेल का भी 56 वाला आइसोटोप। आगे चलें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 1H2 की बात की गई है, इसकी एनर्जी एक्चुअली में इन सारी स्पीसीज में सबसे ज्यादा है न्यूक्लियस की, और इसीलिए लीस्ट स्टेबल में से गिना जाएगा। और यहाँ पर यूरेनियम है, तो इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी पहले घटती है और फिर वापस बढ़ जाती है, और बाइंडिंग एनर्जी को हम उल्टा देखते हैं। आगे चले हम। नेक्स्ट बेटा, ये जो लाइटर न्यूक्लियाई है इनका फ्यूजन होता है। फ्यूज करना मतलब साथ में जुड़ जाना, और जोड़ करके ये कोशिश करते हैं कि ये
मोर एंड मोर स्टेबल न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करें। एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स हैव टेंडेंसी टू मूव टू स्टेबलर कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ने की टेंडेंसी होती है। नाउ हेवियर न्यूक्लियाई जो हैं उनका फिशन होता है, वो टूट करके वो इस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबकी कोशिश जो है मोर एंड मोर स्टेबल न्यूक्लियाई बनाने की होती है। आगे चल रहा हूँ बेटा। बेटा इस कैटेगरी को समझाने के लिए लोगों ने छोटे छोटे अप्रोचेस बताए हैं और वो अप्रोच ज़्यादातर केसेस में फिट बैठते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो मेथड्स लोगों ने प्रिस्क्राइब किए, जो अपनी अपनी सोच दी लोगों ने, और जो इन पर सबसे ज़्यादा फिट हो रहा है, हम वो कैटेगरी न्यूक्लियर साइंस में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं बेटा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की मैक्सिमम वैल्यू जो है बेटा वो 8.75 MeV है, और जो आयरन और निकल दोनों के लिए ऑथर लिख सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की मिनिमम वैल्यू 1.11 होती है और वो 1H2 की होती है, और यूरेनियम की 7.6 MeV होती है, और इसकी एवरेज वैल्यू 8 MeV होती है बेटा। ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। 30 से 170 के बीच में जो मास नंबर है वहां पर ये ग्राफ नियरली फ्लैट है। ये ऑथर का पहला सवाल है। ऐसा क्यों है कि बाइंडिंग एनर्जी की कर्व जो है पहले इंक्रीज होती है और वापस फिर से डिक्रीज हो जाती है? ये भी सवाल है। 30 से कम होने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्यों लो है, और 170 से ज्यादा होने पर फिर से क्यों लो हो जाता है? अब इन सवालों का जवाब एक एक करके आपको मिलेगा। और बेटा ये कैटेगरीज चूंकि कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए नीट में अभी तक इन पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं, लेकिन समय के साथ डिफिकल्टी लेवल राइज हो रहे हैं और क्वेश्चंस की कैटेगरी जो है वो उसको रिफाइन किया जा रहा है। जिन कैटेगरीज में, जिन टॉपिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं, आजकल उनके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, और इसलिए इस कैटेगरी को इग्नोर बिल्कुल ना करें, ध्यान से बेसिक्स को सुन लें। जो भी क्वेश्चन आएगा, इन बेसिक्स को अगर आपने सीख लिया है तो उन क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए सैचुरेशन प्रॉपर्टी की चर्चा करूंगा। अब ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या है, इसको मैं देसी जुबान में समझाने की कोशिश करता हूं, आपको सटीक और तुरंत समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक इलास्टिक बैग है जो जितना चाहे आप फुला सकते हो, उसमें जितना सामान चाहे आप रख सकते हो, बलून की तरह। अब उसमें पहले आप एक बॉल रख दीजिए, उसके आसपास कोई भी बॉल नहीं है, तो वो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। मतलब मैं न्यूक्लियॉन्स को बॉल की तरह ले रहा हूं। तो अगर उसमें दो बॉल रख दूं, तो हर बॉल के पास एक बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज थोड़ा आ गया, और इसीलिए ड्यूटेरियम का केस लिया गया। अब वहां पर तीन बॉल रख दें, तो हर बॉल के मतलब नियर बाय में दो बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जब आप इसमें बॉल रखते चले जाएंगे इस बैग के अंदर, तो आप देखेंगे एक ऐसा स्टेज आएगा जब एक बॉल के सराउंडिंग में मैक्सिमम जितने बॉल हो सकते हैं उतने ऑलरेडी आ चुके हैं उस बैग के अंदर। ऑलराइट, तो ऐसे केस में आप उसमें कितने भी बॉल रखते चले जाएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल सराउंडिंग अ बॉल वो फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से सैचुरेट कर जाएगा, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सचेंजिंग दी पाइons, जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में आप फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं बेटा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है पाइons, तो इसकी एक्सचेंज की प्रोबेबिलिटी इस तरह से आती है। मैं भी थोड़ी देर में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। तो एक न्यूक्लियॉन के बगल में जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा, और इसीलिए ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होने की वजह से स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। और इसीलिए जैसे जैसे ये बैग बड़ा होता जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्सचेंज ज्यादा इन्वॉल्व है। और एक स्टेज आता है जब एक बॉल के अराउंड में, सराउंडिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल जब हो गए, तो सैचुरेशन हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते लगभग 170 के आसपास जब ये वैल्यू आ जाती है मास नंबर, तो उसके बाद ये तेजी से फिर से गिरने लगता है। अब इसको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, यहां पर कुछ जरूरी बातें हैं, वो मिस ना हो जाए, इसलिए पहले उनके बारे में हम चर्चा कर लें। आप देखिए, फ्यू फेम्टोमीटर तक ये न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, और
ये जो सैचुरेशन प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो स्पाइक क्यों आया हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर के केस में, इस बात को ये नहीं समझाता है। इसको समझाने के लिए अलग से थ्योरी है। आगे चलें बेटा। नेक्स्ट, इट्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अब शॉर्ट रेंज फोर्स में इसका जो रेंज होता है बेटा, मैंने अभी बताया 170, तो 170 की अगर वैल्यू हम पुट करते हैं और उसका क्यूब रूट करते हैं तो रफली ये 6.65 फर्मी आता है, और ये 170 एनसीईआरटी वैल्यू दे रहा है बेटा। तो इस पर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जो जो इंग्रेडिएंट्स एनसीईआरटी ने यूज किए हैं उन सबको मिला करके मैंने नई नई रेसिपी बना दी है। क्या पता है एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ जाए। ऑलराइट, आगे चलता हूँ बेटा। तो बेटा यहाँ पर 1.2 फर्मी इंटू 5.54 जब हम करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ रही है। तो यानी कि 170 तक तो जो न्यूक्लियस का साइज है वहां तक तो रफली न्यूक्लियर फोर्स काफी अच्छा खासा काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद साइज इतना बड़ा होता जा रहा है कि न्यूक्लियस का जो रेंज है, न्यूक्लियस का जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाने का जो रेंज है उससे बाहर जा रहा है उसका साइज। तो जब ये साइज बड़ा होने लगता है तब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का माना 1/100 टाइम्स है, मगर वो भी तो एक ताकत है ना बेटा। तो उसका रिपल्शन जो है अब कहीं ना कहीं हावी होना शुरू कर जाएगा, और इसीलिए बेटा बहुत हेवी न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं ताकि उनकी साइज को छोटा किया जा सके, मास नंबर 4 कम हो जाएंगे ना। तो ये बात आपको आगे और समझने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि शॉर्ट रेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको क्लियरली समझा रहा है कि क्यों हेवियर न्यूक्लियाई के केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फिर से गिरने लगता है। तो जब साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जो सैचुरेशन प्रॉपर्टी के अंदर एक और बात बोली गई है कि एक न्यूक्लियॉन सिर्फ नियर बाय न्यूक्लियॉन के साथ ही पाइऑन एक्सचेंज करेगा, ना कि बहुत दूर के पाइऑन्स के साथ। जस्ट लाइक कॉमन सेंस की बात कि अगर आपको बैडमिंटन खेलना है तो अपने दोस्त के साथ आप पार्क में जाकर के बैडमिंटन खेलेंगे। ये नहीं होगा कि दिल्ली का बंदा कानपुर में फोन करेगा अपने दोस्त को कि भाई तू उधर से बैडमिंटन रैकेट लेकर कानपुर में खेलना शुरू कर, मैं दिल्ली से शटल कॉक हिट करता हूँ। तो आप भी बैडमिंटन खेलेंगे, आई मीन टू से एक्सचेंज अगर आप कॉक अगर करते हैं तो नियर बाय फ्रेंड के साथ ही करेंगे, ना कि एक शहर में बैठा हुआ बंदा दूसरे शहर में बैठे हुए बंदे के साथ पाइऑन एक्सचेंज करेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको कोरिलेशन समझ में आ रहा है। आगे चलूं बेटा। बेटा अगला कैटेगरी है बेटा यू वर्सेस आर। आपने मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में इस तरह का ग्राफ पढ़ा हुआ है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जैसे जैसे पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं ये घट करके मिनिमम पे आ जाता है और उसके बाद ये बढ़ने लगता है। और बेटा आपने पढ़ा हुआ F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, तो उस रूल को लगाते हुए U वर्सेस R के ग्राफ के साथ एक F वर्सेस R का ग्राफ भी बनेगा। तो यहां पर बेटा U वर्सेस R एन फोर्स वर्सेस R की ग्राफ के बारे में चर्चा की गई है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन यहां पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से R इज इक्वल टू 0.8 फर्मी, ये जो वैल्यू यहां पर दी गई है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और फोर्स की वैल्यू यहां पर आकर के जीरो हो जाएगी, ना तो अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। 0.8 फर्मी से रफली 10 फर्मी के अंदर जो है ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और 0.8 फर्मी से जैसे ही आप कम करेंगे इंटर न्यूक्लियोनिक डिस्टेंस को तो ये फोर्स रिपल्सिव होने लगता है। और एनसीईआरटी कहती है कि जब ये बहुत क्लोज आएंगे तब इनके बीच में रिपल्शन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और कई किताबों के हिसाब से 0.4 फर्मी जो है इस पे हार्ड कोर का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब नो नोन फोर्स कैन ब्रिंग द न्यूक्लियॉन्स क्लोजर देन दिस डिस्टेंस। ऑलराइट बेटा, तो नेक्स्ट है मेसॉन थ्योरी। मेसॉन थ्योरी में बेटा पाइऑन के बेसिस पे एच युकावा ने इसके बारे में प्रेडिक्ट किया था और समझाया था कि किस तरह से न्यूक्लियर फोर्स एक्सचेंज हो सकते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी बेटा जब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल जब दिया पहला बेसिक, तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी बेटा। और एच युकावा ने प्रपोज किया था कि ऐसा कोई पार्टिकल होगा जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा होगा जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जन्म ले रही होगी। बेटा 1934 में युकावा ने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा कोई पार्टिकल एक्सचेंज होता होगा जो न्यूक्लियॉन्स को स्टेबल रखता होगा। बेटा प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसको ओवरकम करने के लिए पार्टिकल एक्सचेंज की थ्योरी दी थी युकावा ने 1934 में।
और इसको हम पाइऑन या पाई मेजॉन के नाम से जानते हैं। तो बेटा उस वक्त उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, एक तरह की पार्टिकल प्रेडिक्ट की थी, लेकिन बाद में कॉस्मिक स्टार में अंतरिक्ष से आने वाले पार्टिकल में इस तरह का पार्टिकल मिल गया, और उसके बाद इस पर रिसर्च पूरी दुनिया में शुरू हो गया, और नए नए पार्टिकल्स हमें मिलते चले गए। पाइऑन 3 तरीके के होते हैं, पाई नॉट, पाई माइनस एंड पाई प्लस। तो देखिए बेटा, स्टेबल जैसी चीज दुनिया में कुछ होती नहीं है। माइक्रो वर्ल्ड में हर चीज कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो कंटिन्यूस चेंज इज द ओनली ट्रूथ ऑफ द नेचर। आपने भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, जो बेटा आपने पढ़ा हुआ है, ऑलराइट, तो उसके अंदर माइक्रो लेवल पर रिएक्शंस एक्चुअली में चल रहे होते हैं। जो नेट मैक्रो लेवल पे जो रिजल्ट आप देखते हैं वो हमेशा प्रोपोर्शनेटली सेम रहता है। तो इसी तरह से इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक प्रोटॉन से पाई नॉट निकलता है तो ये प्रोटॉन ही रहेगा और ये भी प्रोटॉन रहेगा। इसी तरह से एक न्यूट्रॉन से पाई नॉट जाता है तो ये भी न्यूट्रॉन रहेगा और ये भी न्यूट्रॉन रहेगा। लेकिन एक प्रोटॉन से पाई प्लस अगर इधर जाता है तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज गया, ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और न्यूट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज मिला तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से एक न्यूट्रॉन से पाई माइनस जब इस तरफ जाएगा तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि इस मॉडल को बाद में क्वार्क ग्लूऑन मॉडल ने सुपरसीड कर लिया, और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के अंदर की गई है। तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्वेश्चन आल्सो। अब आप उसको फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर से माने या न्यूक्लियर चैप्टर से माने, बट क्वेश्चन पॉसिबल है, एनसीईआरटी लिखता है। आगे चलता हूं बेटा। अगला कैटेगरी है सेग्री चार्ट। सेग्री चार्ट बहुत तकलीफ लेकर के दुनिया में जितने भी तरह के पॉसिबल न्यूक्लियर स्पीसीज हैं, लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर स्पीसीज। जैसे 1H1, 1H2 और 1H3 तीन अलग अलग न्यूक्लियर स्पीसीज माने जाएंगे, ऑलराइट। इसी तरह से 1H3 एंड 2He3 दोनों में तीन तीन न्यूक्लियॉन्स हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, तो इनको अलग अलग स्पीसीज माना जाएगा। तो बेटा हर स्पीसी के लिए इस सेग्री चार्ट के अंदर एक डॉट बनाया गया है, और उनमें से जो जो स्पीसीज स्टेबल हैं उनको ब्लैक डॉट से दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक डॉट कितने कम हैं, और बाकी जितने भी कलर्स के आप देख रहे हैं सारे डॉट्स एक्चुअली में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के हैं। और आप देख सकते हैं एक सर्टेन वैल्यू है, ऑलराइट, जिसके बियॉन्ड सारे के सारे न्यूक्लियाई जो हैं बेटा वो अनस्टेबल हैं। सिर्फ चंद न्यूक्लियाई यहां पर हैं जो स्टेबल हैं। नाउ ये जो सेग्री चार्ट है ये कुछ बातों को समझाने में कामयाब हुआ जो दूसरे नहीं समझा पाए। बेटा अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये शुरुआत में z इज इक्वल टू n इसको मैच कर रहा है। तो जहां पर z और n की वैल्यू इक्वल होगी वहां पर न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा सेग्री चार्ट से स्टैटिस्टिकली हमें पता चला। और आपने देखा कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपने देखे थे। हीलियम 2He4 दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, कार्बन 6C12 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 8O16 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, फिर 16S32 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन। तो इस तरह से बेटा 28Fe56। तो इस तरह से ये सेग्री चार्ट से काफी हद तक मैच करता है, और इसीलिए स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग बोला गया कि जहां पर z अपॉन n का रेशियो 1 होगा उस केस में न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। बेटा जब n अपॉन z की वैल्यू 1 है तब न्यूक्लियस स्टेबल है। जब n अपॉन z की वैल्यू लेस देन 1 है इसका मतलब z ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा है। तो n अपॉन z की वैल्यू को 1 की तरफ लाने के लिए प्रोटॉन को जबरदस्ती पूरा जो न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है न्यूट्रॉन में, तो वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि इसके स्पेशल केसेस इसके बारे में मैं आगे और चर्चा करूंगा। तो वो बीटा प्लस एमिशन को जन्म देता है। इसी तरह से n अपॉन z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, और ऐसे केस में बीटा माइनस एमिशन होता है। आई होप ये कैटेगरी आपको समझ में आ गई। ऑलराइट, तो ये स्पाइक को समझाने में कामयाब हो गया बेटा
जो हमें बाइंडिंग एनर्जी कर्व में मिलता है। आगे चलें। न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में उतना ही न्यूक्लियर फोर्स होगा जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगा या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होगा। लेट मी टेल यू बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अलग टाइप का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग टाइप का फोर्स है। तो अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो वो चार्ज इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेट फोर्स अगर कोई पूछ ले तो फिर वो चार्ज डिपेंडेंट होगा। तो शब्दों को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। आगे, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये नेचर में 10 टू द पावर 39 टाइम्स देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैं आपको फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जो डेटा दिया गया उसके बेसिस पे ये बात लिख रहा हूँ मैं। ऑलराइट, शॉर्ट रेंज फोर्स है ये, कुछ फर्मी के अंदर ही सिर्फ एक्ट करता है, आपको पता है न्यूक्लियर फोर्स के लिए। नेक्स्ट, पॉइंटेड फर्मी से ग्रेटर वैल्यू होने पे ये फोर्स अट्रैक्टिव है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से रख रहा हूँ, हालांकि कुछ किताबों और कुछ डेटा के हिसाब से जो दुनिया के ऑथेंटिक डेटा में गिने जाते हैं वहां पर 0.7 फर्मी भी लिखा गया है। तो ऑथर किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की जरूरत है आपको। नाउ फॉर अ डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी इट बिकम्स रिपल्सिव एंड 0.4 फर्मी पे ये एक हार्ड कोर का फॉर्मेशन करता है जो एसेंशियली हमें समझाता है कि न्यूक्लियस कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता। अगर ऐसा होता तो हम सब एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, हर चीज न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता और न्यूक्लियस इटसेल्फ कोलैप्स करके ब्लैक होल बन जाता। आगे चले बेटा। नेक्स्ट, दे शो सैचुरेशन प्रॉपर्टी। अब सैचुरेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से जो न्यूक्लियॉन है बेटा वो सबके साथ फोर्स एक्सचेंज नहीं करता है। ऑलराइट, तो इट डज नॉट exert force on all other nucleons. तो at an instant one nucleon can interact with only one nucleon lying nearest to it। और इसी से हमें ये बात समझ में आती है कि 30 से 170 के बीच में ये ग्राफ नियरली फ्लैट क्यों होता है, क्योंकि चाहे कितने भी न्यूक्लियॉन्स रख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज तो फिक्स हो गया, क्योंकि एक बॉल के सराउंडिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल जितने हो सकते हैं उससे ज़्यादा होंगे नहीं उस कंडीशन में। हाँ, 170 से ज़्यादा जाने के बाद में नंबर ऑफ बॉल सराउंडिंग अ बॉल तो उतने ही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल के हिसाब से देखें तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इतना बड़ा हो गया है कि वो न्यूक्लियर रेंज से थोड़ा बाहर जाने लग गया, जिसकी वजह से कुछ न्यूक्लियॉन्स जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन कम हो जाने की वजह से न्यूक्लियस की इनस्टेबिलिटी को जन्म देते हैं। आगे चले बेटा। नेक्स्ट, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं। ऑलराइट, डज नॉट ओबे यूनिवर्सल स्क्वायर रूल। इट इज स्पिन डिपेंडेंट। तो अगर दो न्यूक्लियॉन्स का अगर पैरेलल स्पिन हो, मतलब दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो उनके बीच में देखा जाता है कि न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है और एंटी पैरेलल के केस में मिनिमम होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल व्हेन n अपॉन z का जो रेशियो है वो 10:1 होगा। आगे चलें बेटा। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी। लेट मी टेल यू, मैंने देखे कि बहुत सारे लोगों ने जो वन शॉट्स बनाए हैं बेटा उसमें रेडियो एक्टिविटी को उन्होंने मिनिमम जगह दी है, और मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए, हालांकि मैंने तो सिर्फ थोड़े से सैंपल लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी कैटेगरी से पूछे जाते हैं बेटा, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। तो रेडियो एक्टिविटी जो है बेटा इसमें 3 तरह की डीके होती है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा मतलब हीलियम का न्यूक्लियस होगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। बीटा मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिवली चार्ज। एंड गामा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, हैविंग नो चार्ज और नो मास। एक स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है। ऑलराइट, और इसकी वजह से एक स्टेबल न्यूक्लियस को जन्म देने की कोशिश करते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ओके, ये हाईली एक्सो एनर्जिक है, मतलब एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ऑलराइट, और ये स्टैटिस्टिकल फिनोमेनन है, मतलब गिवन सैंपल के अंदर कौन सा न्यूक्लियस जो रेडियो एक्टिव है कब डिके करेगा, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। इट्स अ स्टैटिस्टिकल फिनोमेनन गवर्न्ड बाय वीक इंटरैक्शन। आगे चलता हूँ बेटा। इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने इनिशियली यूरेनियम ले लिया, अब यूरेनियम 238 बाद में प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है, तो यूरेनियम का अपना रेडियो एक्टिविटी होगा, प्लूटोनियम का अपना रेडियो एक्टिविटी होगा, और प्लूटोनियम के रेडियो एक्टिविटी से यूरेनियम के रेडियो एक्टिविटी को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इसको बोला गया कि जिस सैंपल के बारे में चर्चा की गई है वो अपने रूल्स फॉलो करेगा, दूसरे उसके बाद जो बन जाएंगे उससे पहले वाले के रूल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ
रेडियोएक्टिव मटेरियल अंडरगोज इधर अल्फा बीटा और गामा डीके, मगर ये जो डीके है ये साइमल्टेनियसली नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट था उससे अल्फा डीके हुआ और उसके बाद फिर उससे दूसरा जो एलिमेंट बना उसमें बीटा डीके हो गया या फिर से अल्फा डीके हो गया, मगर साइमल्टेनियसली अल्फा और बीटा डीके नहीं होगा। लेकिन एक और रूल है कि जब भी अल्फा डीके होगा या बीटा डीके होगा उसके बाद न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं और जब वो ग्राउंड स्टेट में जंप करते हैं तो ऐसे केस में वो गामा पार्टिकल जरूर रिलीज करते हैं। और जरूरी नहीं कि एक गामा फोटोन रिलीज हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और बेटा इसके साथ एक हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जिससे रिलेटेड एक ग्राफ एनसीईआरटी हमें प्रिस्क्राइब करता है। तो ये एक हाफ लाइफ के बाद आधा हो गया, दो हाफ लाइफ के बाद 1/4, तो ग्राफ इज वेरी सिंपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। क्या हम आगे चल सकते हैं? आपके पास टाइम बहुत कम है। जो डिटेल डेरिवेशन, जो डिटेल हमारे जो वीडियोस होंगे बेटा उसमें मैं इनके सारे डेरिवेशंस को डिस्कस कर रहा हूँगा। तो मैं अभी सिर्फ फॉर्मूले और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को स्ट्रेट अवे डिस्कस करूँगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पेशेंस है ना। आगे चलें बेटा। चलिए अब हम इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं हम उसके टेबल को देख रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम में नीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टेबल से हिट हुए हैं बेटा। डेरिवेशन तो जब मैं नॉर्मल लेक्चर्स इन चैप्टर्स पे बनाऊंगा तो वहां पर होगा। अभी हमें सिर्फ फॉर्मूले से काम लेना है क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, है ना बेटा। तो आपको पता होगा बेटा कि नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। n इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है एंड n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है। लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है एंड t एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। और बेटा इसी तर्ज पर देखिए ध्यान से r इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है। यहाँ पर r जो है वो एक्टिविटी है या इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी है या इसको हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं बेटा। बेटा उसी तरह से एक्टिविटी एट एनी इंस्टेंट लैम्डा इनटू n होता है। n इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है और इनिशियल एक्टिविटी आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट होता है। आप अगर ध्यान से देखें बेटा तो इन दोनों के बीच में एक बड़ा ही सिमेट्रिकल रिलेशन है और इनके बीच में भी है। दीज ईच ऑफ दीज फॉर्मूले इज वेरी इंपॉर्टेंट। कईयों पर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ एक पर क्वेश्चन पूछे जाने की फ्यूचर में संभावनाएं हैं बेटा, तो ध्यान से सीखना है। ओके अच्छा बेटा अब नेक्स्ट है यहाँ पर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की वैल्यू 0.693 अपॉन लैम्डा होती है और मीन लाइफ की जो वैल्यू है बेटा वो टी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है। तो इसके हिसाब से मैं टी एफ इज इक्वल टू टी हाफ अपॉन 0.693 लिख सकता हूं और यहां पर हाफ लाइफ की जगह पर मैं टी एव इंटू 0.693 लिख सकता हूं। तो बात को लोग घुमा घुमा करके यूज करते हैं एग्जाम में बेटा, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। अच्छा बेटा ये जो यहाँ पर 0.693 है बेटा, यहाँ पर जो 0.693 है ये एक्चुअली में लॉग नेचुरल ऑफ 2 के बराबर होता है जो 2.303 लॉग बेस 10 2 के बराबर होता है। तो एग्जाम में ऑप्शन बनाते वक्त में टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन लैम्डा की जगह पे लॉग नेचुरल ऑफ 2 अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं या फिर 2.303 log base 10 2 upon lambda भी लिख सकते हैं बेटा। तो do not jump to answers, just check out all the options given before you commit your answers। आगे चलते हैं बेटा। अगर मैं बात करता हूं यहां पर बेटा मीन लाइफ की तो वो 1 अपॉन लैम्डा है। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा आफ्टर n हाफ लाइफ्स। तो बेटा एक हाफ लाइफ में हाफ हो जाएगा तो दो हाफ लाइफ में हाफ का हाफ तो 1/4 बचेगा बेटा। तो इस तरह से n हाफ लाइफ्स में हाफ टू द पावर n आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
अच्छा बेटा, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना है तो मैं यहाँ पर टोटल टाइम अपॉन एक हाफ लाइफ ले लेता हूं, तो इससे मुझे नंबर ऑफ हाफ लाइफ मिल जाएगा। तो यहां से हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू हाफ टू द पावर टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। अच्छा बेटा, आप अगर गौर करें तो बिल्कुल उसी तरह से मीन लाइफ के लिए फॉर्मूला है n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर n, और दूसरा फॉर्मूला 1 अपॉन e टू द पावर स्मॉल t अपॉन टी एफ। बिल्कुल सिमेट्री में है ये फॉर्मूले, और सिमेट्री में लर्न करेंगे तो आपको जरा सी तकलीफ नहीं होगी इन फॉर्मूले को दिमाग में रिटेन करने में और रिकॉल करने में। अब यहां से कुछ कंटेम्प्रेरी कैटेगरीज और निकल रहे हैं बेटा, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं यहां पर n की वैल्यू हाफ ले लूं, मतलब हाफ लाइफ मान लीजिए किसी चीज का 10 डेज है तो 5 डेज हाफ ऑफ हाफ लाइफ हो गया। तो बेटा आप पावर में जब हाफ करते हैं तो उस केस में रूट हो जाता है बेटा, तो ये हाफ की जगह पे 1/√2 हो जाएगा। तो इसीलिए हाफ ऑफ हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो हमारा रिमेनिंग होगा वो n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की जगह पे n नॉट अपॉन √2 हो जाएगा। एंड हाफ ऑफ मीन लाइफ के बाद ये n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन √e हो जाएगा। और ये बात मत भूलिएगा बेटा कि e की वैल्यू 2.72 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे चलो। नेक्स्ट, हाफ ऑफ हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे, तो जितने रिमेनिंग हैं उनको हम टोटल में से माइनस कर देंगे, तो वो n नॉट और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1/√2। और इसी तरह से बेटा अगर मैं मीन लाइफ का देखता हूं तो नंबर ऑफ radioactive nuclei left after half of mean life, and that will be given by n is equal to n naught, और यहां पर 1 माइनस 1 अपॉन √e लेना है। आगे चले बेटा। नेक्स्ट बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा रॉक होता है जिसके अंदर एक के बजाय दो दो तरह के रेडियोएक्टिव सैंपल्स हो सकते हैं, या पैरेलल में दो तरह के डिसइंटीग्रेशंस पॉसिबल हो सकते हैं बेटा। तो ऐसे केस में बेटा पैरेलल रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन में आप जो इफेक्टिव लैम्डा लेना है वो λ1 प्लस λ2 लेना है, और इफेक्टिव हाफ लाइफ या मीन लाइफ के लिए जो आपको फॉर्मूला लेना है टी इफेक्टिव इज इक्वल टू T1T2 अपॉन T1 प्लस T2। यहाँ पर टी जो लिया गया उसको आप हाफ लाइफ के टर्म में ले रहे हैं, तो दोनों प्रोसेसेस जो पैरेलल में चल रहे हैं उनके लिए आप दोनों के हाफ लाइफ लीजिए या दोनों के मीन लाइफ लीजिए, जैसी रिक्वायरमेंट हो। चलिए बेटा, अब हम लोग अल्फा डीके, बीटा डीके, बीटा प्लस डीके और गामा डीके, इस चार कैटेगरी को और डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आप इस कैटेगरी के ट्रिकी क्वेश्चंस से अवेयर हो जाए, क्योंकि इस कैटेगरी में ट्रिकी क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। सबसे पहले अल्फा डीके। बेटा अल्फा पार्टिकल कैसे बनता है न्यूक्लियस के अंदर और क्यों इसका डीके होता है। तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप होती है, तो बड़े सारे लोगों ने मिलकर के एक कंपनी बना दी, ठीक उसी तरह से जैसे बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स ने मिलकर के एक न्यूक्लियस बना दिया। तो अब पार्टनरशिप मान लीजिए 100 लोगों ने मिलकर के की, लेकिन उसमें से बाकी सारे पार्टनर तो खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन 4 सीधे साधे पार्टनर हैं जिनको प्रॉफिट ठीक से नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ चीटिंग हो रही है। तो वो 4 लोग मिलकर के बोलेंगे कि चलो हम इस कंपनी से अलग हो जाते हैं। उसी तरह से एक न्यूक्लियस के अंदर जब साइज बड़ा हो जाता है तो सारे न्यूक्लियॉन्स तो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ नियर बाय न्यूक्लियॉन्स के साथ एक्सचेंज होता है, याद है ना सैचुरेशन प्रॉपर्टी। तो जो न्यूक्लियॉन्स एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ऐसे न्यूक्लियॉन्स तो लेस स्टेबल हो जाएंगे, तो ये मिलकर के अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, और दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन ने मिलकर के मान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल बना लिया, तो वो वापस बाहर आना चाहेंगे। लेकिन आपको याद है ना कि कंपनी में जब पार्टनरशिप हुई तो सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो अल्फा पार्टिकल के पार्टिकल्स ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उसकी टोटल एनर्जी तो नेगेटिव है।
तो कोई बाहर क्यों आएगा अपने पैसे लिए बिना कंपनी से? उसी तरह से न्यूक्लियॉन्स भी बाहर क्यों आएंगे न्यूक्लियस से? तो अल्फा पार्टिकल को भी अपनी एनर्जी वापस चाहिए ताकि वो बाहर जा सके। तो उसकी टोटल एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है और उसको बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे बहुत कम होता है। तो बेटा क्वांटम थ्योरी के हिसाब से क्वांटम फ्लक्चुएशन का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम क्वांटम टनलिंग यहाँ पर बोलते हैं, और इसके जरिए ये बाहर आता है। डिटेल में इसके बारे में बेटा जब मैं लेक्चर्स बनाऊंगा तो वहां पर इसके बारे में समझाया जाएगा। अभी आपके लिए ये इतना रेलेवेंट नहीं है और इसीलिए थोड़ी सी बात करके मैं आगे चल रहा हूँ। तो अल्फा पार्टिकल समहाउ न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आने में कामयाब होता है। एक सेकेंड में वो 10 to the power 21 टाइम्स ट्राई करता है बाहर आने की। तो स्टैटिस्टिकली उसकी एक प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है जिसके बेसिस पे वो बाहर आने में कभी ना कभी कामयाब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हाफ लाइफ, ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ये एक स्टैटिस्टिकल फिनोमिनन है। आगे चलते हैं बेटा। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसके एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा और मास नंबर में 4 कम हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ZXA है तो Z में 2 कम कर दिया गया और A में 4 कम कर दिया गया और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल दिखा दिया गया। और कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जब भी कोई पार्टिकल एमिट करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी साथ में हमेशा एमिट होता है बेटा। और इस तरह से मास ऑफ एक्स में से वाई और अल्फा पार्टिकल का टोटल मास जब हम घटा देंगे तो एक मास का डिफरेंस आता है, एंड दैट इनटू सी स्क्वायर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ क्यू। अच्छा एक बात और नोटिस कीजिए बेटा कि एक्स का न्यूक्लियस रेस्ट पर था, तो बेटा सम टोटल ऑफ मोमेंटम जब y और अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तब भी उनका सम 0 होना चाहिए। तो y और अल्फा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब ना उनका सम बेटा मिला करके 0 होगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है पी वाई इज इक्वल टू पी अल्फा मैग्नीट्यूड वाइज। अब बेटा इनका सम टोटल ऑफ मोमेंटा और एनर्जी ये तो कंजर्व रहना ही चाहिए। तो बेटा इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, तो बेटा इसको हम पी स्क्वायर अपॉन 2m भी तो लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो पी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा हो गया, अपॉन पी वाई स्क्वायर अपॉन 2my ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई हो गया डॉटर न्यूक्लियस। तो पी अल्फा और पी वाई तो इक्वल है, तो पी अल्फा पी वाई और 2 ये काट देते हैं तो हमारा रिजल्ट एम वाई अपॉन एम अल्फा आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई। तो बेटा इस रूल के हिसाब से ई अल्फा अपॉन ई वाई इज इक्वल टू वाई का मास कितना हो जाएगा A-4, टोटल मास A था उसमें से y का मास कितना बचा A-4 और मास ऑफ अल्फा की जगह पे 4 लेंगे। देखिए बेटा ध्यान से, आई होप ये कैटेगरी आपको ठीक से समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा आपके दिमाग में अब ये कैटेगरी अच्छी तरह से अगर बैठ चुका है तो मैं इस पर बेस्ड और कुछ कैटेगरीज पॉसिबल है। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अल्फा डीके, एंड दैट विल बी my अपॉन टोटल मास, एंड दैट विल बी A-4 अपॉन A। इसी तरह से y पार्टिकल की एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा अपॉन टोटल मास, एंड दैट विल बी 4 अपॉन A। आई होप ये कैटेगरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आगे चले बेटा। बेटा अगला कैटेगरी है बीटा डीके। बीटा डीके दो तरीके के होते हैं। नॉर्मल बीटा डीके बोलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर से एमिट होना। अब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो हमने देखा था कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो प्रोटॉन बनेगा तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और याद है ना इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साथ में एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो एंड दैट इज एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो बेटा यहां पर ZXA दिया हुआ है, Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर। तो अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है
तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो Z+1 हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस का, और एक इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल निकला तो देखिए एंटी पार्टिकल, यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो निकला और कुछ एनर्जी के साथ बाहर आएगा। अब बेटा दूसरे तरीके का डीके होता है जिसको बोलते हैं हम बीटा प्लस डीके। ये दोनों कैटेगरी साथ साथ पढ़ेंगे बेटा। बीटा प्लस डीके, अच्छा आपको याद है मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है, और बीटा प्लस डीके मतलब पॉजिट्रॉन का डीके होना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। तो बेटा यहां पर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो एटॉमिक नंबर 1 घट गया, और बेटा मास नंबर तो ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है और मास नंबर में हम उसको काउंट नहीं करते हैं। तो बेटा एक पॉजिट्रॉन निकला है एंटी पार्टिकल, तो साथ में न्यूट्रिनो का पार्टिकल निकलेगा, और इसकी एनर्जी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके। बीटा डीके मतलब बीटा माइनस डीके, तो कभी बीटा डीके बोला जाएगा, कभी बीटा माइनस डीके बोला जाएगा, मीनिंग इज सेम। बीटा प्लस डीके में प्लस साइन स्पेशली मेंशन किया जाता है। आगे चलें बेटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। अच्छा आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर X पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस Y बना, एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक एंटी न्यूट्रिनो निकला। तो Q डैश के फॉर्मूले में मैं mx माइनस my लिख रहा हूं। मैंने इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं कंसीडर किया? ओके आप सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है इसीलिए छोड़ दिया गया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा अब देखते हैं बीटा प्लस डीके के इक्वेशन को। तो यहाँ पर जेड एक्स से था और यहाँ पर जेड माइनस वन वाई ए, मतलब वाई बना और एक पॉजिट्रॉन निकला। बेटा न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के मास वाकई में नेग्लिजिबल होते हैं। बेटा कुछ साल पहले ही न्यूट्रिनो का मास कैलकुलेट करना पॉसिबल हो पाया जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, वरना हम तो कई डिकेड से इसके बारे में कल्पनाएं कर रहे थे, कई डिकेड से इनके बारे में जानते थे, मगर इनके बारे में डिटेल्स निकाल पाना हमारे बेस्ट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स के लिए भी इजी नहीं था बेटा। अच्छा खैर, तो अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल था तो यहां पर mx में से my नहीं घटाया गया है, 2 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास इक्वल होता है, तो 2 टाइम्स घटाया गया है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नेग्लिजिबल होता तो यहां पर छोड़ दिया गया, तो यहां पर दो बार क्यों घटाया गया? तो ये सवाल का जवाब अब आपको देने के लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा, बड़ा मजा आएगा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो एक बार हुआ क्या कि एक मीटिंग हो रही थी क्लोज रूम के अंदर, तो कई लोग बैठे हुए थे मीटिंग में, तो बड़ी तेज बदबू आ रही थी कहीं से। तो बॉस परेशान हो गया, ऐसा लगा कि किसी के जुराब से बदबू आ रही है, सॉक्स से। तो लगा कि किसी ने गंदे जुराब पहन रखे हैं। तो बॉस ने सबसे पूछा, तो सबने जवाब दिया कि सर मेरे जुराब साफ हैं। एक बंदे ने जवाब दिया सर मेरे जुराब नए हैं। तो बॉस को लगा कि फिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर से पूछा, तो सबका जवाब वही था कि मेरे जुराब साफ हैं, और एक का जवाब था मेरे जुराब नए हैं। तो एक बंदे पर शक गया जो बोल रहा था मेरे जुराब नए हैं। तो उससे पूछा कि अच्छा भाई तुम्हारे जुराब नए हैं तो साफ तो है ना? बोला सर जुराब क्या साफ करना, नया जुराब लाता हूँ, 15-20 दिन पहनता हूँ, और जब वो बहुत ज्यादा बदबू देने लगती है तो उसको हटा करके नया जुराब ले लेता हूँ। बॉस को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने बोला अब भी के अभी जाओ और जाकर के वॉशरूम में जाकर जुराब निकालो, पैर साफ करो और वापस आओ। एम्प्लॉय था, जो बोला गया वो मान गया, किया उसने। तो जब वो वॉशरूम से वापस आया मीटिंग में बैठ गया, और बेटा उसके बाद बदबू वैसे ही ज्यों की त्यों आ रही थी। तो बॉस परेशान, बोले कि तुमने जुराबें निकाली? बोला यस सर। पैर साफ किया? यस सर। जुराबें कहाँ है? सर पॉकेट में। मजा आया होगा आपको। बेटा
अब देखिए ये कैसे यहां पर फिट होता है। तो जब बीटा डीके हुआ, तो बीटा डीके हुआ तो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो एट शेल के अंदर भी तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए। तो वो न्यूक्लियस के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो या कोई और इलेक्ट्रॉन शेल वापस लेगा। तो न्यूक्लियस में से निकला मगर शेल को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो बेटा वो जुराब पैर से निकल करके पॉकेट में आ गया। तो जुराब थोड़ी हटा बेटा, जुराब तो वही है। अब आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट? अच्छा बेटा, अब बीटा प्लस डीके में देखते हैं। तो बीटा प्लस डीके में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना है। तो बेटा एक प्रोटॉन अंदर घट गया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन शेल में से भी तो घटेगा। तो एक बीटा प्लस पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकला सेम मास का, और एक इलेक्ट्रॉन शेल में से निकल गया, तो डबल डबल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ना बेटा, और इसीलिए 2 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घटाया गया है। तो आई होप बीटा माइनस और बीटा प्लस के बीच में जो ये कोरिलेशन है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। आगे चलो। अब बेटा बीटा स्पेक्ट्रम और बीटा प्लस स्पेक्ट्रम दोनों के ग्राफ इस जैसे होते हैं, और ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि बीटा माइनस डीके एनर्जेटिकली फेवरेबल है और बीटा प्लस डीके एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। अच्छा बेटा, आपको याद होगा कि अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और वाई का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फिक्स था, लेकिन बीटा पार्टिकल के केस में ऐसा नहीं है, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ वाई फिक्स्ड है। तो पॉली ने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों वायलेट हो रहे हैं। इसका मतलब कोई तीसरा पार्टिकल यहाँ पर जरूर बन रहा है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जब पॉली ने ये रिकमेंडेशन दी तो न्यूट्रिनो को ढूंढ पाना आसान नहीं था, कई डिकेड लग गए लोगों को इसको ढूंढ पाने में। और बेटा इसके बेसिस पर थ्योरी तो कंप्लीट हो गई थी, मगर ये पार्टिकल ही डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मजबूरी में पॉली को माफी मांगनी पड़ी कि शायद मैंने गलत थ्योरी दे दी, और उसके माफी मांगने के कुछ समय बाद ये पार्टिकल मिल गया। है ना मजेदार? आगे चले बेटा। सो यहां जो आप इक्वेशन देख रहे हैं बेटा, इसमें होता क्या है, देखिएगा कॉन्सेप्ट कि मान लीजिए कि ये एक्स न्यूक्लियस था, इसमें से एक वाई निकल गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकल गया। अब इस तरफ मान लीजिए न्यूट्रिनो निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है तो पार्टिकल है, तो एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो निकाल दिया मैंने। तो बेटा आपको पता है कि कोलिजन इन 2D पढ़ा हुआ है, तो यहां पर ये एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो जब इस तरह से एंगल इन्वॉल्व होंगे तो एंगल चेंज होंगे, तो इनकी एनर्जी भी वैरी करेगी। तो बेटा सम टोटल ऑफ मोमेंटा तो कंजर्व रहेगा, लेकिन एंगल चेंज होने की वजह से एनर्जी वैरी कर सकती है। इसीलिए बीटा पार्टिकल और बीटा प्लस पार्टिकल के एमिशन के केस में एनर्जी का स्पेक्ट्रम देखा जाता है। जब मैक्सिमम एनर्जी न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो लेकर के जाएगा, तब उस केस में पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है जब बीटा पार्टिकल का, तो इसका मतलब न्यूट्रिनो, मैं यहाँ पर बीटा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो एंटी न्यूट्रिनो की जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। इस तरह से ये समझाया गया है। आगे चले। तो बेटा पॉली ने 1930 में ये सजेशन दिया था। आगे चले बेटा। अच्छा बेटा, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके दोनों का जो ऑब्जेक्टिविटी है वो न्यूक्लियस की जो n अपॉन z की जो रेशियो है उसको 10:1 करने की होती है स्टेबिलिटी के लिए। अब एक और खास बात, ये जो बीटा प्लस डीके ये स्पेशल कंडीशंस में होते हैं, तो मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करूंगा कि जब बेटा न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होने की बात आती है तो ये कैसे बनता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना स्ट्रॉन्ग पुल होता है इनवर्ड कि आयरन के स्टेज तक पहुंचने के बाद, आयरन के बाद फर्दर फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो अब न्यूक्लियर रिएक्शन हो नहीं सकता है फ्यूजन के जरिए, तो ग्रेविटेशनल पुल इसको अंदर की तरफ स्क्वीज करने लगता है, तो उसकी वजह से एटम्स भी स्क्वीज होने लगेंगे। तो न्यूक्लियस के बहुत पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं,
तो हर इलेक्ट्रॉन के पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के जरिए उनके पास एनर्जी इंवॉल्व होती है बेटा। एनर्जी आइगन वैल्यू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपने पढ़ा हुआ होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को जब वो जबरदस्ती अंदर पुल कर लेता है तो इस तरह से प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और अंदर न्यूट्रॉन स्टार का जन्म हो जाता है। तो स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर के नाम से जानते हैं। और ये भी बीटा प्लस एमिशन के इक्विवेलेंट माना जाता है, हालांकि दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। आगे चले बेटा, अगर मान लीजिए किसी एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज्यादा है तो उस केस में z अपॉन n या n अपॉन z को 10 to 1 करने के लिए बेटा बीटा प्लस का एमिशन होता है, जहां पर न्यूक्लियस खुद उसको सपोर्ट करता है उस प्रोसेस को और एनर्जी प्रोवाइड करने की स्टैटिस्टिकली शायद कोशिश करता है। लेकिन बेटा के कैप्चर एक स्पेशल कंडीशन है जिसकी वजह से न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है और दोनों को इक्विवेलेंट जैसे प्रोसेस की तरह माना गया है, एग्जैक्टली सेम नहीं माना गया है। आगे चले बेटा, अगला कैटेगरी है गामा डीके। तो जब भी अल्फा डीके या बीटा डीके होता है तो न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो उसके न्यूक्लियॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में जंप करने की कोशिश करते हैं तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो गामा पार्टिकल के फॉर्म में बाहर निकलता है। और बेटा वो जरूरी नहीं कि एक फोटोन निकले, गामा के मल्टीपल फोटोन्स भी निकल सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में कोबाल्ट 60 का दिया गया है जिससे निकेल का फॉर्मेशन होता है बेटा, और इसमें गामा के दो फोटॉन्स की चर्चा की गई है। चूंकि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है इसीलिए ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। अब पता है गामा फोटोन जो है बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने पढ़ा हुआ है, तो उसका फॉर्म है ये, एक्चुअली में लाइट है। तो इसमें ना तो चार्ज होगा ना मास होगा बेटा, और इसीलिए जब गामा फोटोन्स निकलते हैं तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस के ना तो मास नंबर में चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर में। आगे चले बेटा हम लोग, देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक करके। कुछ क्वेश्चंस बेहद ट्रिकी होंगे, ट्रिक समझ में आ गया तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 100 hours. The fraction of original activity that will remain after 150 hours. बेटा 100 hours में तो एक हाफ लाइफ गुजरा, और बेटा 50 hours में हाफ ऑफ हाफ तो 1 upon root 2, तो हाफ into 1 by root 2 and that is 1 upon 2 root 2. So that is your correct answer. तो बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो तुरंत आंसर कर सकते हैं, है ना, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आगे चले बेटा, फॉर रेडियोएक्टिव मटेरियल half life is 10 minutes. If initially there are 600 number of nuclei, the time taken for disintegration of 450 nuclei, देखिए बेटा बात को घुमाकर बोला गया है, 450 न्यूक्लियाई अगर डिसइंटीग्रेट हो गए तो बचा कितना 150, तो रिमेनिंग है 150, और 150 अपॉन 600 कितना होता है 1/4, मतलब 2 हाफ लाइफ गुजरा है। तो अगर 10 मिनट्स है अगर उसका हाफ लाइफ है तो 2 हाफ लाइफ में 20 मिनट्स एंड द करेक्ट आंसर इज दिस। आगे चलें, ये मेंटली हो सकता था, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बेटा ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस जरूर कर रहा हूं लेकिन लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चन एंट्रेंस में जो आया था ये गलत था। मैं इसका लॉजिक आपको दूंगा बेटा। कभी कभी ऐसा हुआ है कि नीट में गलत क्वेश्चन आए हैं और उसके बोनस अवार्ड बाद में किए गए हैं। तो बेटा जी जो भी आ चुका है पास्ट में, वी कांट चेंज द पास्ट बट यस कॉन्सेप्ट तो हम करेक्ट सीख ही सकते हैं बेटा। और ऐसे सिचुएशन में जो आपको बेस्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट लगे कि जहां पर गलतियां हुई होंगी उसके बेसिस पे आपको मार्क करना होता है आंसर। आगे चलो, रेडियोएक्टिव मटेरियल ए हैज डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा। और बेटा हमने हाफ लाइफ के लिए क्या देखा था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो यानी कि जिसका लैम्डा जितना बड़ा होगा उसका हाफ लाइफ उतना छोटा होगा। तो ए का हाफ लाइफ, ए का जो लैम्डा है वो 8 लैम्डा है और बी का जो डीके कांस्टेंट वो लैम्डा है। तो यानी कि टी बी इज ग्रेटर देन टी ए, ये बात दिमाग में रखिएगा। आगे, इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी टू दैट ऑफ ए will
after what time the number of after what time the ratio of number of nuclei of material B to that A will be 1 upon E. तो बेटा B upon A दिया गया है, तो NB upon NA is equal to 1 upon E दिया गया है। बेटा ध्यान से देखिएगा, TA यहाँ पर छोटा है, इसका मतलब ये जल्दी जल्दी इसका हाफ लाइफ आ रहा है, तो ये ज़्यादा ज़्यादा डिके करेगा, तो इसकी रिमेनिंग क्वांटिटी कम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर Na को बड़ा दिखाया गया है और Nb को छोटा दिखाया गया है, तो उल्टा हो गया है ना। तो बेटा चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको अपने आप दिखेगा कि कैसे गलत हो रहा है ये। तो Nb इज इक्वल टू N नॉट, और B का डीके कांस्टेंट लैम्डा है, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और बेटा Na इज इक्वल टू N नॉट e टू द पावर माइनस 8 लैम्डा टी। तो बेटा अगर मैं इसका रेशियो कर दूं, तो रेशियो करने पे हमारे पास में बेटा यहाँ पर N नॉट तो कट जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ई दिया गया है जो गलती से हो गया है, तो बेटा मैं इसको ई बना रहा हूँ, एक्चुअली यही होना चाहिए था। तो माइनस 8 लैम्डा वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो प्लस 8 लैम्डा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 7 लैम्डा टी इज इक्वल टू e टू द पावर 1। तो इसका मतलब 7 लैम्डा टी इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 लैम्डा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, और कोई ऑप्शन फिट ही नहीं होगा इसमें बेटा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस इस तरह के गलत हो जाएं तो कैसे क्लोजेस्ट आंसर पे पहुंचना है। दोनों ऑप्शन दिए हुए होते तो ऑथर खुद केयरफुल होते, ये आप समझ सकते हैं। आगे चले बेटा, अगला सवाल, half life of radioactive substance is 30 minutes, the time taken by 40% decay and 85% decay। चालाकी की गई। देखिए बेटा 40% डिके होगा तो कितना बचेगा 60%, और 85% डिके होगा तो कितना बचेगा 15%। तो 60% का 15% कितना होता है 1/4, और 1/4 मतलब 2 हाफ लाइफ गुजरा है। तो अगर 30 मिनट इसका हाफ लाइफ है तो 2 हाफ लाइफ में 60 मिनट जाएगा। तो अगर वर्ड्स की चालाकी को पकड़ लिया तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगला सवाल, a radioisotope X with a half-life blah decays into Y, which is stable. A sample of rock from a cave was found to contain X and Y in the ratio 1:7। तो बेटा 1:7 रेशियो जो है इसका मतलब होता है 1/7 का मतलब है x/7x, तो टोटल था 8x, तो यानी कि ये x/8x अगर लेते हैं तो ये 1/8 हो जाएगा, दैट इज हाफ टू द पावर 3, तो 3 हाफ लाइफ गुजरा है। आपको समझ में आ गया। अगर ये 1:15 होता तो आप 1/16 लेते तो 4 हाफ लाइफ होता। और इस तरह के क्वेश्चन 2-3 बार एंट्रेंस में पूछे गए, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर सेक्शन को। तो बेटा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 3 हाफ लाइफ गुजरा है तो 1.4 का 3 टाइम्स 4.2, करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। आगे चले, a mixture contains two radioactive material A1 and A2 with half life 20 second and 10 second respectively. Initially the mixture has 40 gram of A1 and 160 gram of A2. The amount of the two in the mixture will become equal after। थोड़ी सी चालाकी वाली क्वेश्चन है बेटा, इस कैटेगरी को कैसे हैंडल करना है ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बेटा मैंने A1 और यहाँ पर A2 लिख दिया। इनिशियली इसके पास में 40 ग्राम था और ये 160 ग्राम था, ये T इज इक्वल टू 0 पे। और बेटा दोनों के हाफ लाइफ जो दिए गए हैं, दोनों के हाफ लाइफ T हाफ जो है इसका 20 सेकेंड है और इसका 10 सेकेंड है ना बेटा। इसमें करना क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको दोनों का एलसीएम उठाना है, मतलब कॉमन लीस्ट मल्टीपल। तो यहाँ पर ऐड t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, तो बेटा A1 का तो एक हाफ लाइफ गुजरा है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक हाफ लाइफ के बाद 20 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा, इसके 2 हाफ लाइफ गुजरे हैं
तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये 40 ग्राम हो जाएगा। अभी ये इक्वल नहीं हुआ है, और क्या बोल रहा है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अब 20 सेकंड के बाद नेक्स्ट 40 सेकंड उठाना है, तो एट t इज इक्वल टू 40 सेकंड। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, एक हाफ लाइफ गुजरा इसका, तो ये 10 ग्राम हो जाएगा, और इसका बेटा 2 हाफ लाइफ गुजरेगा, तो ये भी 10 ग्राम हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हुए ना बेटा। तो कितने सेकंड के बाद हुए बेटा, 40 सेकंड के बाद। तो करेक्ट आंसर है 40 सेकंड। तो ये एक एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलें बेटा। The half-life of a radioactive nucleus is 50 days. The time interval T2 minus T1 between the time T2 when two-thirds of it has decayed and time T1 when one-third has decayed is। फिर से घुमाया गया। तो बेटा अगर मान लीजिए कि 1/3 डिके हुआ है तो 2/3 बचा होगा, और जब 2/3 डिके हुआ तो 1/3 बचा होगा, तो 2/3 का 1/3 हाफ होता है बेटा, और इसलिए एक हाफ लाइफ गुजरा है। 2/3 into half is 1/3। चालाकी समझ में आई। तो करेक्ट आंसर इज 50 डेज। आगे चले। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस कैटेगरी में बातों को घुमाया जाता है, ताकि शार्प माइंड वाले बच्चों को उसमें से आइडेंटिफाई किया जा सके सिलेक्शन के लिए। अगला सवाल, टू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई पी एंड क्यू। अच्छा आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी में से पूछे गए हैं, एंड आई वाज सरप्राइज्ड। बड़े बड़े लोगों ने वन शॉट्स बनाए हैं और इस कैटेगरी में क्वेश्चंस ही नहीं समझाए हैं, और ना इस कैटेगरी को समझाया है। हैरान था। एनीवे आगे चलते हैं। टू रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई पी एंड क्यू इन द गिवन सैंपल डिके इनटू स्टेबल न्यूक्लियस आर at the same at time t is equal to 0 number of p species has 4 n naught and that of q has n naught. Half life of p is 1 minute whereas q is 2 minutes. Initially there are no nuclei of r present in the sample. When the number of nuclei p and q are equal in the number of nuclei of r present in the sample would be। बेटा सबसे पहले यहाँ पर P और Q ले लीजिए, और बेटा इसका 4n नॉट है और इसका n नॉट है एट t इज इक्वल टू 0 पे, और इसका हाफ लाइफ कितना कितना दिया गया है बेटा, P का है 1 मिनट और इसका है Q का 2 मिनट। आपको फिर से वही 2-2 मिनट का इंटरवल लगाना पड़ेगा। तो एट t इज इक्वल टू 2 मिनट। तो बेटा p का तो 2 हाफ लाइफ गुजर गया है, तो ये 4n नॉट से सीधा n नॉट हो जाएगा, और इसका एक हाफ लाइफ गुजरा है तो ये n नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। अभी ये इक्वल नहीं हुए हैं, तो फिर से अगला 2 मिनट का इंटरवल लेंगे एट t इज इक्वल टू 4 मिनट। तो इसका बेटा p का जो है हाफ लाइफ वो 1 मिनट का था, और यहाँ पर 2 मिनट के बाद 4 मिनट, तो 2 मिनट लिया, तो 2 हाफ लाइफ गुजरा है। तो 2 हाफ लाइफ में बचा हुआ n नॉट का कितना हो जाएगा, 1/4, तो n नॉट बाई 4 हो जाएगा। और बेटा q का तो हाफ लाइफ 2 मिनट का था, और t इक्वल टू 2 मिनट से t इक्वल टू 4 मिनट के बीच में 2 मिनट का अंतराल है, तो इसका एक हाफ लाइफ गुजरा है, तो ये n नॉट बाई 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या डिमांड किया बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ आर प्रेजेंट, तो ये बेटा जो बचा हुआ है वो आर ही होगा। ऑलराइट, तो p बच गया है n/4, q भी बच गया है n/4, तो इन दोनों का सम p प्लस q इज इक्वल टू n नॉट बाई 2, और टोटल पहले कितना था, 4n नॉट प्लस n नॉट, तो इनिशियली था 5n नॉट, तो 5n नॉट माइनस n नॉट बाई 2, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये r बचा हुआ जो होगा, क्योंकि वो तो डिके हो चुका है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर बेटा 9n नॉट बाई 2 आ जाएगा। तो जो p था वो 4n नॉट में से n नॉट बाई 4 बच गया, बाकी सारा जो है वो r में कन्वर्ट हो चुका है, और q जो था वो n नॉट से n नॉट बाई 4 बच गया है, तो बाकी सारा r में कन्वर्ट हो चुका है। आप चाहें तो 4n नॉट में से n नॉट बाई 4 घटा करके बाकी का r कर दें, और n नॉट में से n नॉट बाई 4 घटा करके r कर दें, और फिर दोनों का सम कर दें, एक ही आंसर आएगा। मैंने पहले इनिशियली टोटल दोनों का जितना था, फाइनली टोटल दोनों का जितना है
उसको मैंने डिफरेंस कर लिया, तो बची हुई क्वांटिटी सीधे सीधे आर की है। आगे चलें, अगला सवाल, the decay constant of a radioisotope is lambda. If A1 and A2 are its activity, बेटा A1 और A2 यहाँ पर R है ना, लोग अलग अलग नाम से बातों को लिख देते हैं। At times T1 and T2 respectively, the number of nuclei which have decayed during the time T1 minus T2, बेटा एक्टिविटी अगर आपको याद हो A is equal to lambda n, ये मैं सिखा चुका हूँ, R is equal to lambda n। तो बेटा यहाँ पर A1 is equal to lambda n1 हो जाएगा, and A2 is equal to lambda n2 हो जाएगा बेटा। तो आपसे मांगा क्या गया है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच हैव डिकेड, ये मांगा गया है बेटा। तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू यहाँ पर A1 अपॉन लैम्डा माइनस A2 अपॉन लैम्डा आ जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। आगे चले बेटा। बेटा अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को करने में आपको वाकई में बहुत तकलीफ होगी। आगे चले। Two radioactive materials X1 and X2 have decay constants 5 lambda and lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of the number of nuclei of X1 to that of X2 will be 1 upon E after time. N1 is equal to X1 का ले रहा हूँ, N naught E to the power minus 5 lambda T, N2 is equal to N naught, देखिए इनिशियली सेम नंबर है इसलिए N naught ले रहा हूँ बेटा, E to the power minus lambda T, और अब इसका अगर रेशियो कर दूँ तो दिस इज इक्वल टू बोला गया है 1 अपॉन E आना चाहिए, तो ये आ जाएगा E to the power minus 4 lambda T is equal to E to the power minus 1, and hence 4 lambda T is equal to 1, so T is equal to 1 upon 4 lambda। बेटा इस चैप्टर के अंदर रिडंडेंट क्वेश्चंस, एक जैसे क्वेश्चंस बहुत सारे पास्ट में पूछे गए हैं, तो आपकी ये सारी कैटेगरीज तो वाकई में अच्छी होनी चाहिए बेटा। स्ट्रेट क्वेश्चंस तो नो प्रॉब्लम, आप कर लेंगे। आगे चलता हूँ बेटा। A radioactive nucleus undergoes spontaneous decay in the sequence ZXA। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखिए, Z से बन गया ये Z-1, तो बेटा यानी कि एक पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ है, तो सबसे पहले बीटा प्लस आना चाहिए, तो बीटा प्लस सबसे पहले इसमें है। वैसे तो आगे डील करने की जरूरत नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद Z-3 हुआ है, तो 2 प्रोटॉन उसमें से रिलीज हुए हैं, तो 2 प्रोटॉन रिलीज होने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल निकला है, और उसके बाद Z-3 से Z-2 हो गया, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो बीटा माइनस निकला है, तो सीक्वेंस इज सो करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। बेटा अब कुछ कैटेगरी यहाँ पर हम न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे। इस पर हालांकि कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट यू कैन नॉट इग्नोर दिस सेक्शन बिकॉज यू डोंट नो कि अगले चंद दिनों में एग्जाम में क्या आने वाला है, तो आपको सारी कैटेगरीज एक्सप्लोर करने होते हैं। मेजर कैटेगरीज पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया, माइनर कैटेगरीज हैं इग्नोर फिर भी नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे चलता हूँ। सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कराया जाता है, जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हार्नेस करते हैं पीसफुल पर्पस के लिए, और उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी कैसे होता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है बेटा, उसमें ये जो कोर आप देख रहे हैं ये मेन चीज होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्रीट का बना हुआ होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि जापान में जब अर्थक्वेक आया था, फुकुशिमा का अर्थक्वेक के नाम से काफी फेमस है बेटा, 2011 में आया था। उस टाइम पर बेटा 9 पॉइंट समथिंग के आसपास अर्थक्वेक बताया गया था रिश्टर स्केल पे, इतना स्ट्रॉन्ग था कि अर्थ की एक्सिस भी अफेक्टेड हुई थी, लेकिन इसका कोर में हल्का सा क्रैक आया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोर कितने स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अब देखते हैं कोर में होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एक एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल रॉड लगाया गया है। बेटा नेचुरली अकरिंग यूरेनियम जो होता है
उसमें यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% होता है। और जो हमें एक्चुअली में स्लो ब्रीडर के अंदर थर्मल न्यूट्रॉन के जरिए जो न्यूक्लियर फिशन कराना होता है, उसके लिए कम से कम 3.5% एंड अबव होने चाहिए यूरेनियम 235 की परसेंटेज। तो स्लो ब्रीडर रिएक्टर जो है उसके रिएक्शन को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, वैसे तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं बेटा, इसमें हम बहुत तरह के इसमें रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है और ये वाला एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है, सारे एग्जाम्पल पर फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में एक स्लो न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं इसको, इसकी स्पीड मैक्सिमम 2200 मीटर्स पर सेकंड के आसपास होती है बेटा। और जब इसको एब्सॉर्ब करता है यूरेनियम 235, तो यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हो जाता है और फिर लिक्विड ड्रॉप मॉडल के जरिए समझाया जाता है कि इसमें ऑक्सीडेशन होती है और फिर ये ब्रेक कर जाते हैं। और ब्रेक करने के बाद में आयरन के आसपास के जो एलिमेंट्स हैं उसके कैटेगरी की तरफ बढ़ जाते हैं वो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है बेरियम एंड क्रिप्टन का, इस तरह से यूट्रियम, स्ट्रोंशियम, आयोडीन, बड़े सारे कैटेगरीज हैं जिनमें टूटते हैं और न्यूक्लियर कचरा बनता है, वेस्ट बनता है बेटा। और उसको फिर प्रोसेस करना बहुत मुश्किल काम होता है और इसीलिए बोला गया है कि ये इको फ्रेंडली मेथड नहीं है। ऑलराइट, तो बेरियम क्रिप्टन, ये आपको ये वाला एग्जाम्पल याद रखना है। इस एग्जाम्पल पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन जो होते हैं इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इनको स्लो करना होता है, जिसके लिए हम मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं, बात करेंगे आगे। और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो एक एक करके इसकी इंपॉर्टेंट कैटेगरी सारी बताता जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले जो हमें एनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल करना है बेटा, इसमें परसेंटेज ऑफ यूरेनियम ज्यादा होनी चाहिए फ्यूल रॉड में। तो एनरिचमेंट के कई प्रोसेसेस होते हैं, तो उनका इस्तेमाल करके एनरिचमेंट ऑफ फ्यूल किया जाता है बेटा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन को सिर्फ यूरेनियम 235 एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर 238 का परसेंटेज ज्यादा होगा तो स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। यूरेनियम 238 फास्ट न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसको हम इस रिएक्टर के अंदर प्रोसेसिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए यूरेनियम 235 का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाना मजबूरी होती है इस कैटेगरी ऑफ रिएक्टर में। खैर, अब इसके बाद बेटा इसमें एक कंट्रोल रॉड होता है, इसका कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा मैं। और एक होता है इसके अंदर बेटा मॉडरेटर, जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन जो लिखा गया है, तो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, किसी में 3, किसी में 4। एवरेज जो है बेटा वो 2.5 न्यूट्रॉन पर फिशन है, आपको ये याद होना चाहिए। और बेटा एवरेज एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर फिशन जो है वो 200 MeV पर फिशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए बेटा। इसके बाद बेटा नेचुरली अकरिंग यूरेनियम जो होता है वो 0.7% होती है और इसको बढ़ा करके 3.5, 5, 7 जितनी जो एफिशिएंट है, जिस कंट्री की जितनी बेटर टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से उसको अटेन करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, अब एक होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। एक्चुअली में चेन रिएक्शन होता है, एक न्यूट्रॉन लगाने पर 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। तो बेटा इस तरह से तो थोड़ी देर के अंदर 3 to the power n बहुत सारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो बेटा थोड़ी देर में एक कंडीशन एक्सप्लोसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना इंट्रोड्यूस किया गया है इनिशियली, हर स्टेज में रफली उतना ही रखने की कोशिश की जाती है और इसमें एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल करते हैं, जो रोबोट्स के जरिए ऑटोमेटिकली इस कोर के अंदर इंसर्ट होता है, फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कंट्रोल रॉड का मेन रोल होता है टू कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स such that the reaction is under control and peacefully हम अपना काम ले सकें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हार्नेस कर सकें। बेटा अगर k की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो सस्टेन्ड चेन रिएक्शन होता है और पीसफुली हम एनर्जी हार्नेस करके शहर को बिजली सप्लाई कर रहे होते हैं। अगर k की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो न्यूक्लियर फिशन रुक जाएगा और फिर से प्रोसेस को शुरू करने के लिए हमें पूरी क्लीनिंग और काफी सारा खर्च आएगा और ये एक कमर्शियल मेथड नहीं माना जा सकता है, रिस्क अलग से होता है। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो 1.01 टू द पावर n करके देखिए बेटा, आप देखेंगे चंद स्टेप में ही ये बेटा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा।
तो बेटा अगर छोटा सा परसेंटेज का इंक्रीज अगर हो जाता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में, तो बेटा उससे बहुत जल्दी कंडीशन एक्सप्लोसिव कंडीशन हो सकता है और कंट्रोल रॉड उसी को कंट्रोल करता है बेटा। तो ये एटम बॉम्ब का कंडीशन है। आगे चलते हैं बेटा। एनरिच्ड यूरेनियम तो जरूरी है ही बेटा सस्टेन चेन रिएक्शन के लिए। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मास। तो एक सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई मौजूद होंगे 235 के, तभी तो जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई ना कोई न्यूट्रॉन जो है वो मॉडरेटर से पास होने के बाद में, स्लो होने के बाद में यूरेनियम 235 के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है कि वो चेन रिएक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। और इसीलिए दो एसेंशियलिटीज हैं चेन रिएक्शन के कंटिन्यू होने के लिए। पहला है बेटा कि एनरिच्ड यूरेनियम होना चाहिए सर्टेन मिनिमम लेवल तक, और दूसरा क्रिटिकल मास होना चाहिए। आगे चलता हूं बेटा। बेटा एनरिच्ड यूरेनियम का परसेंटेज क्या होनी चाहिए मैंने बता दिया यहाँ पे। अब आगे है बेटा कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड में हम बोरोन और कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये ऑटोमेटेड रॉड अंदर एंटर करते हैं और ये एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है मॉडरेटर। मॉडरेट मतलब शांत। तो फास्ट न्यूट्रॉन जिसकी स्पीड का ऑर्डर 10 टू द पावर 7 का होता है, उसको रिड्यूस करके 2200 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पर लाने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है। बेटा जी आपने जो मैकेनिक्स में पढ़ा था वहां पर कोलिजन टॉपिक पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि जब मास इक्वल होता है तो 100% एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन बेटा अगर मास नियरली इक्वल हो तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। तो बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में एक स्लाइट डिफरेंस है, इसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो बेटा वाटर के अंदर जो प्रोटॉन है उससे जब न्यूट्रॉन टकराएगा तो मास जो है वो नियरली सेम है, इसीलिए मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा। और इस तरह से मॉडरेटर में हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वाटर के अलावा हेवी वाटर भी इस्तेमाल होता है, ग्रेफाइट भी इस्तेमाल होता है और बेरिलियम ऑक्साइड भी इस्तेमाल होता है, बट ज्यादातर केसेस में वाटर ही इस्तेमाल किया जाता है। खैर, तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके कोलिजन टॉपिक में भी एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा होता है। और इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के पूछे जाने की मॉडर्न फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाती है बेटा। आगे चलें। इसके अलावा एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, उसमें बेटा हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम यूरेनियम 238 या थोरियम 232 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूजन। फ्यूज करना मतलब दो चीजों को जोड़ देना। तो बेटा दो लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करके एक हेवियर न्यूक्लियस बनाते हैं हम। लेकिन क्या ये इतना आसान प्रोसेस है? नहीं बेटा, न्यूक्लियस जो वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब उसको एक सर्टेन डिस्टेंस से ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो कूलॉम्बिक रिपल्शन होगा। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करना, इसी चीज को कहते हैं कूलॉम्ब बैरियर को पार करना। तो एक कूलॉम्ब बैरियर होता है। तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था 3/2 kBT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो दो न्यूक्लियाई हैं तो इसलिए 2 into half mv स्क्वायर इज इक्वल टू एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए होती है। ये कैसे निकलता है? तो बेटा ये जो यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा था के ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट, तो दो प्रोटॉन के लिए बात कर रहा हूँ, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई फ्यूज करने की बात कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर ई स्क्वायर लिया गया। और आर नॉट यहाँ पर आपको भी पता है कि 10 फर्मी से ज्यादा क्लोज लाएंगे तभी तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक्टिव होगा, इसीलिए आर नॉट की वैल्यू 10 फर्मी या उससे छोटी वैल्यू लेनी होगी। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके ये वाला वैल्यू निकाला गया है। तो कूलॉम्ब बैरियर का वैल्यू कैसे निकाला गया ये समझ में आया आपको? तो बेटा अगर आपको ये डेटा याद रहेगा कि ये 400 केईवी के बराबर है, केईवी नॉट ईवी, तो उस केस में अगर कोई आपसे स्पीड पूछ ले कितनी चाहिए या टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे टेम्परेचर मांगा जा सकता है या स्पीड मांगी जा सकती है। तो टेम्परेचर की वैल्यू निकल करके आती है 3 into 10 to the power 9 केल्विन, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, उससे पावर में एक ज्यादा। और बेटा कुछ हैरानी वाली बातें हैं, देखिए
सन का जो टेम्परेचर है बेटा कोर का वो 15 मिलियन केल्विन होता है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 केल्विन। और यहाँ पर पावर दिया गया है 10 टू द पावर 9, मतलब हमारे सन के कोर के टेम्परेचर से भी 100 टाइम्स ज्यादा है ना। मजेदार। तो बेटा अगर इतना हाई टेम्परेचर चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, तो सन के कोर में फ्यूजन कैसे हो जाता है इतने लो टेम्परेचर पे? तो बेटा सबसे पहली बात कि टेम्परेचर के जरिए अगर हम फ्यूजन करा रहे हैं तो इसको हम थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और बेटा सन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर, प्रेशर से भी हम फ्यूजन करा सकते हैं बट उसके लिए एक्सट्रीम प्रेशर होना चाहिए। तो प्रेशर और टेम्परेचर दो चीजों की मदद से फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए थोड़ा काम ग्रेविटेशन कर रहा है, थोड़ा काम थर्मल एनर्जी कर रहा है, और इसीलिए लो टेम्परेचर पे फ्यूजन हो सकता है। थैंक गॉड इसका टेम्परेचर कोर में इतना कम है, अगर बहुत ज्यादा होता तो जल्दी जल्दी फ्यूजन करके सारा एनर्जी खत्म कर देता स्टार बहुत जल्दी, और लाइफ शायद धरती पर पॉसिबल नहीं होता। तो ये जितना स्लोली अपना काम करता रहेगा उतने लंबे समय तक चलता रहेगा, और धरती पर शायद लाइफ ज्यादा लंबी संभव हो पाएगी। आगे चले बेटा। बेटा हाइड्रोजन की जो साइकिल होती है, इनफैक्ट हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं तो उससे ड्यूटेरियम बनता है, ड्यूटेरियम कंबाइन करके ट्राइटियम और हीलियम बनते हैं बेटा। और इस तरह से हाइड्रोजन की साइकिल हीलियम पे आती है, हीलियम का साइकिल कार्बन पे जाता है, कार्बन से ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन से सल्फर, और फाइनली आयरन पे जाकर के या निकल पर जाकर के रेस्ट पे आ जाता है। उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल की कहानी आती है। मैं डिटेल में भी नहीं ले सकता हूँ बातों को, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास बहुत कम वक्त है और मुझे उस वक्त को रेस्पेक्ट करना है बेटा, ताकि आप एग्जाम में बेस्ट शॉट ले सकें। वन शॉट लेक्चर के जाइए, है ना बेटा। आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक साइकिल आप याद रखिएगा जो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द हाइड्रोजन साइकिल है। 4 हाइड्रोजन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन से एक हीलियम मिला आपको 2He4, और 2 न्यूट्रिनो, 6 गामा फोटोन, और इतनी एनर्जी रिलीज होती है बेटा। एवरेज एनर्जी कितनी रिलीज होगी पर फ्यूजन में, ये पूछा गया। तो 4 एटॉमिक मास यूनिट से आपको 26.7 MeV मिल रहा है, ये यहाँ पर सिखाया जा रहा है। वहां पर 235 यूनिट ऑफ मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, तो 236 यूनिट से आपको 200 MeV पर फिशन मिल रहा था। तो ये पर यूनिट मास के बेसिस पर देखेंगे तो फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होता है एज कंपेयर टू फिशन। अब बेटा ये वाला फॉर्मूला याद करना मुश्किल है, तो मैंने थोड़ा सा ट्रिक किया हुआ है। देखिए 2He4 मैंने जानबूझकर उल्टा लिखा है, 4 लिखा है लेफ्ट में और 2 राइट में, आपको याद करवाने के लिए ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा है। तो हे ही न्यू गामा, तो HE से बना हे ही न्यू न्यूट्रिनो गामा, हे ही न्यू गामा याद हो गया। अब इसके बाद ये है हे, ये है ही, ये है न्यू, और ये है गामा। आप देखिए 4 2 4 2 2 6 2 6 7 MeV। आई होप ये डेटा आपके दिमाग में लॉक हो गया है, नहीं तो 2-4 बार कोशिश कीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो फ्यूजन के लिए जो जरूरी बातें थी वो सीख चुके हैं। अब 2 एक क्वेश्चन जो यहाँ पर हैं इससे रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे बेटा। When a uranium isotope 92U235 is bombarded with a neutron, it generates 36 krypton 89 and 3 neutrons and, तो बेटा बेरियम एंड क्रिप्टन निकलता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो बेरियम ये रहा बेटा, अगर आपको वो याद है रिएक्शन तो आप आंसर कर दोगे। बेरियम के 2 ऑप्शन दिए हुए होते तब भी आप मार्क कर देते। ऑलराइट, एक यहाँ पर बेटा XN अल्फा 3Li7 then X will be, तो इसका मतलब होता है बेटा X plus N gives you 3Li7 plus अल्फा। तो बेटा यहाँ पर ये 0 and 1 है,
और अल्फा का मतलब क्या है बेटा? अल्फा का मतलब है 2He4। तो 4 + 7 इज 11। 11 में से 1 घटा दीजिए तो यहां पर होना चाहिए 10। आई होप ये समझ में आया। तो 10 अकेला बोरोन में है। अब नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं 5 को। तो 2 + 3 इज 5 और यहाँ 0 है, दिस मस्ट बी 5। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो आपको ये स्क्रिप्ट भी समझ में आ गया होगा कि एन अल्फा का क्या मतलब है। With this, we come to the end of one short lecture of nuclei. I hope you feel empowered after this lecture and you are raring to handle this chapter with confidence for 3 questions at max to be asked in nuclei. तो बेटा जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं आई एम श्योर कि आप उनको कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।